हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के 9वें चैप्टर दिल्ली सल्तनत के विविध के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो अर्थात चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान अर्थात पोलो खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों अर्थात उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान अर्थात पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्नकोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किन्होंने? तो इसका उत्तर है तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो अर्थात चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उनकी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है बी। राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। फारसी त्यौहार नौरोज़ को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज सर थॉमस रॉ मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? कोड से बतलाइए। तो इसका उत्तर है बी अर्थात सबसे पहले अल बरूनी आया, उसके बाद इब्न बतूता, तीसरे नंबर पर ट्रेवेनियर और लास्ट में मनूची भारत आया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नगत यात्रियों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। पहला है अल बरूनी। अल बरूनी खिवा अर्थात प्राचीन ख्वारिज्म देश का निवासी था। महमूद गजनबी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। दूसरा इब्न बतूता, जिसका समय 1333 से 1347 है। यह मोरक्को अर्थात अफ्रीका का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल अर्थात 1325 से 1351 में भारत आया था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न है ट्रेवेनियर, जिसका समय 1638 से 1663 ईस्वी था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने शाहजहाँ के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने
6 बार भारत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। चौथा है मनुची, जिसका समय 1653 से 1708 ईस्वी था। यह इतालवी यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इन्होंने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की थी। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। एस्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात अब्दुल रज्जाक तुर्की के थे। यह बिल्कुल गलत है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनीज पुर्तगाल का यात्री और अश्व व्यापारी था। इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। अब अगला प्रश्न है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो इसका उत्तर है उलेमा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान अर्थात पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। अब अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो इसका उत्तर है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन करें। तो इसका सही उत्तर है सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सबसे पहले रजिया सुल्तान आई, जिसका समय अर्थात शासनकाल 1236 से 1240 था। उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, जिसका समय 1296 से 1316 ईस्वी था। उसके बाद शेरशाह सूरी आया, जिसका समय 1540 से 1545 था। और लास्ट में अकबर, उसके बाद जिसका समय 1556 से 1605 ईस्वी था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। इसका सही उत्तर है डी। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था, जबकि तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है चांद बीबी अवध। ये बिल्कुल गलत है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज से नहीं बल्कि
अहमदनगर व बीजापुर से था, जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, बतलाइए। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात सबसे पहले क्या घटित हुआ, तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, तीसरी नंबर पर पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिर लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया एवं तथा पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में, पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में तथा कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी में हुआ था। अतः विकल्प ए सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात सबसे पहले तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तीसरी नंबर पर अफगानपुर षड्यंत्र हुआ और लास्ट में मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण हुआ। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगान षड्यंत्र द्वारा उलुग खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या अर्थात 1325 ईस्वी का दोषी माना गया है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी ले गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है। तो इसका उत्तर है इब्न बतूता। 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन क्षेत्र के 44 देशों में लगभग 73,000 मील की दूरी अपने 30 वर्षों के यात्री जीवन में तय की थी। अब अगला प्रश्न है, नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है मतविलास प्रहसन। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मालयद की रचना की थी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। भोज ने सम्रांगन सूत्रधार एवं सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो
तो इसका उत्तर है खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक तथा लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था। अब अगला प्रश्न है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो इसका उत्तर है जौहर प्रथा। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती है। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका उत्तर है हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थकों से मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 1 का 4 होगा, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3 होगा। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ़ तथा राय दुर्लभ ने किया, जिसके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। दूसरा कलिंग युद्ध, यह अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। चौथा तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसका समय 1192 था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न को मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव अर्थात बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा
मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आईने दहशाला पति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। चहलगानी अमीर दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। आगे है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो इसका उत्तर है मक्का की। कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13 से 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूँ, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्का की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूँ, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के जनवरी से मार्च 2004 अंक में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामीणी होता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका या ग्रामीयाका कहा जाता था। महाराष्ट्र में उसे ग्रामाकूत या पटकिल, कर्नाटक में गवुंद तथा उत्तर प्रदेश में महतक कहा जाता था। इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी लेख दिनेश चंद्र सरकार में भी महतक को गांव के मुखिया या पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी समुचित है कि डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में महतर का इस प्रकार उल्लेख किया है। शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। इनके प्रधान महतर कहे जाते थे। स्पष्ट है कि डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार अभिष्ट विकल्प डी है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।